हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सॉल्यूशन चैप्टर की सीरीज़ को कंटिन्यू करने वाले हैं। और आप सब को लग भी रहा होगा कि वीडियो काफ़ी लेट से आई है और मतलब काफ़ी इतने दिनों बाद वीडियो सीरीज़ को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ क्योंकि कुछ रीजंस थे इस वजह से। और कोई नहीं, अब शुरू कर चुके हैं तो अब इस सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे और आगे भी अपनी जितनी भी सीरीज़ आएंगी सबको ऑन टाइम हम कंप्लीट करने वाले हैं क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों के रिक्वेस्ट आ रहे थे, काफ़ी सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे, उनको कॉल करके भी इन द फैक्ट पूछ रहे थे कि सर क्या हो गया, आप वीडियोस क्यों नहीं बना रहे हो। तो इस वजह से ठीक है। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम अपने सॉल्यूशन सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं और अभी हम एनसीईआरटी के कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह देखेंगे और एक नया छोटा सा टॉपिक है जो कि एजेट्रोपिक सॉल्यूशन करके है हमारे सॉल्यूशन चैप्टर में। और बहुत ही इजी सा टॉपिक है। कई बच्चे सोचते हैं कि एजेट्रोपिक सॉल्यूशन सर पेपर में आएगा और मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तो कैसे इस वीडियो के बाद आपका एजेट्रोपिक सॉल्यूशन का कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। और इसी वीडियो में हम कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह भी देखेंगे और न्यूमेरिकल भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है एग्जाम्पल, मतलब इस तरीके का एग्जाम्पल पूछा जाता है, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पढ़ा था, तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। एक सेकंड, इरेज क्यों नहीं हो रहा? चलो, इरेज नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम सिर्फ इसी से करके देख लेते हैं कि उसका हमारा फॉर्मूला होता था डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी इंटू में डब्ल्यू बी इंटू में 1000 अपॉन में एम बी और डब्ल्यू ए। यहाँ पे जब सारी चीज़ें मैंने बता रखी थी, के बी जो है हमारा मोलर एलिवेशन कांस्टेंट होगा, डेल्टा टी बी हमारा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होगा और डब्ल्यू बी होगा गिवन मास होगा जो भी हमारा सोल्यूट दिया होगा। जैसे यहाँ पे 90 ग्राम ग्लूकोज दे रखा है और डब्ल्यू ए जो भी हमारा सॉल्वेंट दिया होगा और एम बी वही होगा, अगेन मोलिकुलर मास होगा सोल्यूट का। तो यानी कि ग्लूकोज का मोलिकुलर मास हमें दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है 180 ग्राम पर मोल। तो इन द सेंस हमें यही फॉर्मूला, बस हमें इस फॉर्मूले को याद कर लेना है क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं ना नॉर्मल फॉर्मूला बेस्ड ही आते हैं कि आपको फॉर्मूला याद होगा, आप वैल्यूज पुट करोगे और आपको आंसर आ जाएगा। कोई भी चार चीज़ें आपको मेंशन होंगी और पांचवी चीज़ें यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच पांच कंपोनेंट्स हैं जिसमें कि चार चीज़ें आपको गिवन होंगी और पांचवी आपको फाइंड आउट करनी होगी। हमेशा ऐसा ही होगा। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो 90 ग्राम हमें ग्लूकोज का मास दे रखा है, तो यानी कि डब्ल्यू भी हमें दे रखा है 90 ग्राम, ठीक है। और डब्ल्यू ए दे रखा है, डब्ल्यू ए क्या है? सॉल्वेंट का मास। सॉल्वेंट क्या दे रखा है? 1000 ग्राम, 1000 ग्राम दे रखा है, ठीक है। और सेम इसी तरीके से एम बी क्या दे रखा है? एम बी दे रखा है मोलिकुलर मास 180 ग्राम पर मोल, ठीक है। मोलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज 180 ग्राम पर मोल दे रखा है। ये तीनों वैल्यूज पता है हमें। हमें क्या निकालना है? बॉइलिंग पॉइंट निकालना है सॉल्यूशन का, ठीक है। तो अभी कहोगे सर यहाँ पे हमें डेल्टा टीबी तो पता ही नहीं है, तो डेल्टा टीबी से ही हमें पता चलेगा कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। एक बात मैंने आपको बताया था कि इसको गांठ बांध लो कि डेल्टा टीबी क्या होता है? सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट टीबी माइनस टी नॉट बी, प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में से प्योर वाटर के बॉइलिंग पॉइंट को माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आएगा? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का भी हम आगे यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमें डेल्टा टी भी निकाल लेना है, यानी कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ये सारी वैल्यूज पुट करते हैं, ठीक है। डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी की वैल्यू इस क्वेश्चन में गिवन है 1.86 केल्विन के जी पर मोल। तो यहाँ पे पुट कर देंगे 1.86 इंटू में डब्ल्यू बी, डब्ल्यू बी भी गिवन है, डब्ल्यू बी क्या है? 90, ठीक है। और यहाँ 1000 से है ही मल्टीप्लाई,
और फिर इसके बाद MB क्या है, MB हमें दे रखा है 180 ग्राम, और हमें WA क्या दे रखा है 1000, तो 1000 से 1000 गया, ठीक है। और इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, ये 91 जा 90, 92 जा 180, ये आ जाएगा अराउंड 1.86 है, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो 2 1 जा 2, 0.293 मतलब 93, 09 जा 18, और ये ऐसे करके 0.93 हमारा डेल्टा टीबी आ रहा है। इतना तो पता चल गया, हमारा डेल्टा टीबी क्या आ रहा है 0.93। अब कहोगे सर जी हमें ये तो पता चल गया, ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया, और हमें ये भी पता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, तो सर जी ये तो बहुत आसान है, अब हम यहाँ से हम सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकाल सकते हैं जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, सबको पता है। तो यहीं पे इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, 0.93 इज इक्वल टू TB माइनस 100, ये -100 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, TB इज इक्वल टू 100 प्लस 0.93, यहाँ पे क्या आ गया हमारा डेल्टा TB, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, यहाँ पे क्या आ गया TB क्या आ गया 100.93 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और अभी कुछ बच्चे कहेंगे कि मैंने यहाँ पे गलती कर दी है, गलती इतनी सी है कि बस मैं चेक करना चाह रहा था कि कुछ बच्चे कमेंट जरूर करें इस चीज़ पे कि मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ किस में निकाल दी हैं, डिग्री सेल्सियस में। आंसर गलत नहीं है, लेकिन एक मायने में टीचर इसको गलत कर सकता है, क्योंकि हमने जो केबी की वैल्यू ली थी, केबी की वैल्यू किस में है 1.86 केल्विन केजी पर मोल, हमने यहाँ पे केल्विन में ली थी, और हमने आंसर किस में निकाल दिया सेल्सियस में। तो 12th क्लास में हमेशा हमें ध्यान रखना है, जब भी सॉल्यूशन चैप्टर से ये एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इन सब का क्वेश्चन आता है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का क्वेश्चन आता है, तो हमें हमेशा आंसर टेम्परेचर का, किसी भी टेम्परेचर वाले क्वेश्चन का आंसर किस में देना है, केल्विन में देना है, अनटिल और अनलेस हमसे पूछा ना गया हो कि हमें सेल्सियस में बताओ, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, अब इसको भी हम कैसे निकाल सकते हैं केल्विन में, इसमें क्या ऐड कर देंगे 273 केल्विन ऐड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 273 केल्विन प्लस 100.93, क्या आ गया आंसर 373.93 केल्विन। आप सेम इसी तरीके से सॉल्व करोगे, आप मतलब वैल्यूज वगैरह, जैसे मैंने यहाँ 100 पुट किया, आपको यहाँ 273 पुट करना है, 273 नहीं 373 पुट करना है, और आप यहाँ 373 के पुट करोगे, 273 केल्विन तो यहाँ पे होता है क्या बोलते हैं 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन वाटर कितने में बॉईल होता है 373 डिग्री सेल्सियस पे, तो यहाँ आपको 100 डिग्री सेल्सियस की जगह यहाँ पे क्या पुट करना है 373 केल्विन, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा TB इज इक्वल टू 373, जो कि इसका आंसर है, मैं यहाँ पे ऊपर मेंशन कर देता हूँ, TB इज इक्वल टू 373.93 केल्विन, और इसको मैं रेड पेन से मार्क भी कर देता हूँ। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसकी थिकनेस थोड़ी बढ़ा लेता हूँ, इतनी ठीक है, हाँ अभी डिलीट भी नहीं हो रहा। ठीक है, तो चलो बच्चों अब आ चुके हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी तरीके का है, बस इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा के पूछ लिया गया है कि हाउ मच यूरिया मस्ट बी एडेड इन 500 ग्राम ऑफ वाटर सो डेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेस फ्रॉम 100 डिग्री सेल्सियस टू 100.5 डिग्री सेल्सियस। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ठीक है,
क्वेश्चन में पूछा गया है कि हम कितना यूरिया डालेंगे 500 ग्राम पानी में कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होके x से y हो जाए। अभी हमें ये सब नहीं सोचना है कि कितने से कितना हो जाए, हमें बस इतना सोचना है कि क्वेश्चन में ये पूछा गया कि कितना यूरिया मिलाएं इतने पानी में, 500 ग्राम पानी में, कि हमारे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट x से y हो जाए। ठीक है, मतलब कुछ बढ़ जाए। तो कुछ बढ़ना यानी कि एलिवेशन की बात हो रही है। तो यहाँ पे आपको याद करना है कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला लगेगा। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी यानी कि मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इनटू में डब्ल्यू बी गिवन मास ऑफ सोल्यूट इनटू में 1000 अपॉन में एम बी मोलर मास ऑफ सोल्यूट, और यहाँ आ जाएगा गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट डब्ल्यू ए। ठीक है, तो अभी हमें देखना है क्वेश्चन में क्या क्या चीजें गिवन है। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, सबसे पहले तो सॉल्वेंट का मास गिवन है डब्ल्यू ए यानी कि इसको हम लिख लेते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट क्या दे रखा है, 500 ग्राम। ध्यान रखना कि इस क्वेश्चन में जो भी वैल्यूज पुट करोगे ग्राम में ही, अगर कहीं केजी में क्वेश्चन में गिवन है तो भाई उसको आपको ग्राम में कन्वर्ट कर लेना है, उसके बाद वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, और डब्ल्यू बी क्या है, डब्ल्यू बी हमें दे रखा है, सॉरी डब्ल्यू बी तो फाइंड आउट करना है, मतलब यूरिया मस्ट बी रिक्वायर्ड, कितना यूरिया चाहिए, तो ये तो हमें फाइंड आउट करना है। और Kb की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1.86 केल्विन केजी पर मोल। अगेन कई बच्चे सोचेंगे कि सर इसमें तो ये बोल रखा है कि 100 डिग्री सेल्सियस से 100.5 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो उसके लिए कितना यूरिया चाहिए। अगर आप ऐसे भी निकालेंगे, सीधा 100 से 100.5 वैल्यू पुट करेंगे और निकालेंगे आंसर, तो सेम आएगा। क्योंकि पता है डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस एक ऐसी चीज होती है, अगर आप 100 और 105 में, 100 डिग्री सेल्सियस और 105 में भी निकाल रहे हैं, 273 और 278 का डिफरेंस निकाल रहे हैं, दोनों का डिफरेंस 5 ही आएगा। ठीक है, इस चीज को अभी हम आगे थोड़ा समझेंगे, अभी थोड़ा शायद कई बच्चों को समझ में ना आए। तो अभी हम गिवन वैल्यूज लिख लेते हैं, के बी की वैल्यू आ गई, डब्ल्यू बी हमें फाइंड आउट करना है, डब्ल्यू ए, और एम बी की वैल्यू दे रखी है हमें, यानी कि यूरिया का मोलर मास दे रखा है 60 ग्राम पर मोल। ठीक है, सबसे पहले पता है क्या करना है आपको ना, आंसर लिखने से पहले जितनी भी क्वेश्चन में गिवन चीजें हैं वो लिख लेनी है, ताकि टीचर को क्लियर हो जाए कि हाँ हाँ बच्चे को नहीं भी आता तो भी इतना तो ये है कि बच्चे ने ढंग से अटेम्प्ट किया है। उसके बाद आपको जो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन में जो भी कंसेप्ट लग रहा है या जो भी फॉर्मूला लग रहा है उसको यहाँ पे ट्रेस करना है, यानी कि यहाँ पे लिखना है, इसके नीचे फॉर्मूला लिखना है, और फिर वैल्यूज पुट करनी है। अगर आप कैलकुलेशन लेंथी है तो आप वैल्यूज पुट करके भी छोड़ सकते हो, ज्यादा से ज्यादा आधा या 1 मार्क्स काटेगा अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो अगर 2 का क्वेश्चन है तो आधा मार्क्स ही कटेगा कैलकुलेशन का, कि बच्चे ने कैलकुलेशन नहीं किया लेकिन बाकी सारी चीजें बच्चे को पता थी, तो इस वजह से उसने वैल्यूज पुट करके छोड़ दी। कैलकुलेशन लेंथी थी या बच्चे के पास टाइम नहीं था तो इसलिए नहीं किया, तो इसलिए हाफ मार्क्स से डिडक्ट होते हैं। और अगर आप सॉल्व कर सकते हैं तो कैलकुलेशन वैसे इजी आती है, तो अगर आप सॉल्व कर सकते हैं तो कर लीजिए, अगर नहीं है, लेंथी है, टाइम नहीं है, तो आप ऐसे वैल्यूज पुट करके छोड़ सकते हैं। टीचर ज़्यादा मार्क्स नहीं काटेगा, अराउंड आधा मार्क्स काटेगा। अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का है तो शायद आधा या 1 काट ले, इससे ज़्यादा मार्क्स नहीं काटेगा। आराम से आपके स्कोरिंग पार्ट मतलब हो सकता है कि बिना सॉल्व किए भी आपके मार्क्स अच्छे आ जाए। तो बाकी इजी कैलकुलेशन होती है, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप इसको सॉल्व कीजिए, टाइम क्यों नहीं मैनेज हो पा रहा है पेपर में, प्रैक्टिस कीजिए जितनी ज़्यादा हो सके। तो ठीक है, वैल्यूज को पुट करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। तो डेल्टा टी बी, जैसा कि यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस से 100.5, तो 100 डिग्री सेल्सियस को पहले कन्वर्ट कर लेंगे, कितना आएगा 373 केल्विन। ठीक है, और 100.5 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट कर लेंगे 373.5 केल्विन। इसका डिफरेंस निकालेंगे, इसका डिफरेंस ही तो होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। डेल्टा टी बी क्या होता है, टी बी माइनस टी नॉट बी, यानी कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ये है,
प्योर वाटर का ये माइनस करेंगे क्या आएगा 0.5। आप ऐसे भी माइनस कर लो, इसमें से इसको माइनस कर दो फिर भी 0.5 ही आएगा, क्योंकि डिफरेंस है ना, डिफरेंस दोनों चीजों में डिग्री में भी सेम, डिग्री सेल्सियस में भी सेम आएगा और केल्विन में भी सेम ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा टीबी की वैल्यू पुट करेंगे 0.5 और केबी की वैल्यू पुट करेंगे 1.86 और डब्ल्यू बी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, 1000 यहाँ पे हमने पुट कर दिया जैसे था फॉर्मूले में। और एम बी क्या है, एम बी हमें यहाँ पे दे रखा है 60 ग्राम पर मोल। ठीक है, और हमें डब्ल्यू क्या दे रखा है 500 ग्राम, 500 ग्राम दे रखा है। और अब इसको कर लेते हैं 500 बन जा, ये 2 से जाएगा और इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, ये लग रहा है थोड़ा सा लेंदी जा सकता है, तो कोई नहीं, इसको हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं। कैल सी, ठीक है, 1.86 आपके सामने ही डिवाइड करके दिखा देता हूँ, डिवाइड बाय 60 क्या है आंसर 0.031। ठीक है, तो 0.031 आ चुका है, इसको बंद कर देते हैं, अब कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आंसर क्या आया 0.031 इंटू में 2 इंटू में डब्ल्यू बी। ठीक है, और यहाँ पे क्या है 0.5 और डब्ल्यू बी इज इक्वल टू, डब्ल्यू बी इज इक्वल टू, ठीक है, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, तो डब्ल्यू बी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, इसे हम डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई करके गलती कर दी मैंने, है ऐसे सॉल्व करना था। क्या आएगा 0.5 डिवाइड बाय 0.061। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार, और सॉल्व करने के बाद क्या वैल्यू आ रही है, सॉल्व करने के बाद हमारी वैल्यू आ रही है 8.06 ग्राम। ठीक है बच्चों, तो इसको मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, डब्ल्यू बी 8.06 ग्राम हमारी वैल्यू आ रही है। इसको हम, हाँ ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, इसको आप अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा, मेरी राइटिंग थोड़ी सी सही नहीं आ रही है, काफ़ी दिनों बाद मैं लिखने का कोशिश मतलब ट्राई कर रहा हूँ, तो इस वजह से, बाकी कॉपी पे भी काफ़ी मेहनत से ठीक ठाक सी राइटिंग आई है। तो अब आ जाते हैं अपने जो नया टॉपिक है हमारा, नया टॉपिक है हमारा एज़ोट्रोपिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो एज़ोट्रोपिक सॉल्यूशन, एज़ोट्रोपिक सॉल्यूशन को शुरू करने से पहले मैं बता देता हूँ, जैसे कि मतलब कुछ क्वेश्चंस, अगर कई बच्चों को और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ पे सारे आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिल जाएंगे। और फर्दर भी अगर बच्चों को कोई डाउट आता है क्वेश्चन में, या किसी को कोई डाउट आता है, तो इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकता है, मेरे को पूछ सकता है। व्हाट्सएप चैनल पे तो रिस्पॉन्स कर ही नहीं सकते, तो बाकी आप इंस्टाग्राम पे मेरे से डीएम कर सकते हो, मैं वहाँ पे आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा, समझा दूंगा, या अलग से हो सकेगा तो एक अलग से मैं आपको शॉर्ट वीडियो बना के या जो भी पर्सनल मैं सेंड कर दूंगा, या चैनल पे अपलोड कर दूंगा, अगर मुझे ऐसा लगेगा कि सभी बच्चों को उस वीडियो की ज़रूरत है, सभी बच्चों को उस कंसेप्ट को समझने की ज़रूरत है, तो देन अगेन मैं उस वीडियो को चैनल पे पब्लिक कर दूंगा, ताकि सब देख सकें, सब सीख सकें। ठीक है, तो अब आ जाते हैं अपने लेक्चर के मेन टॉपिक जो है हमारा आज का, एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं, एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन बेसिकली होते हैं दो टाइप के। इसको मैं ड्रॉ पे जाके, ठीक है,
पॉजिटिव बॉइलिंग एजियोट्रॉप, पॉजिटिव बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, एजियोट्रॉप्स और नेगेटिव बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। ठीक है। अब पॉजिटिव बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं, नेगेटिव बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम बात करते हैं। राइटिंग थोड़ी सी गंदी हो गई, मैं कोशिश करता हूँ इसको थोड़ा सा पतला कर लेता हूँ ताकि ठीक आए राइटिंग। ठीक है, तो पॉजिटिव बॉइलिंग एजियोट्रॉप, पॉजिटिव बॉइलिंग एजियोट्रॉप में आपका आ जाता है वो जितने भी मिक्सचर हैं, जितने सारे मिक्सचर जो कि पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं रेयॉल्ड्स लॉ से, मतलब जो कि पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रेयॉल्ड्स लॉ, दैट शोज, यहाँ लिख लेते हैं, दैट शोज पॉजिटिव सॉल्यूशन दैट शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रेयॉल्ड्स लॉ। सबसे बेहतरीन एग्जांपल है, कोई सा भी अल्कोहल ले लो, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इथेनॉल प्लस वाटर, इथेनॉल प्लस वाटर। ठीक है, इथेनॉल का अगर हम बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे तो ये अराउंड क्या होता है 351 केल्विन के समथिंग समथिंग होता है, और वाटर का होता है 373 केल्विन। जब इन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं तो इनको मिक्स करने के बाद जो इनका बॉइलिंग पॉइंट आता है वो ना ही 351 केल्विन होता है ना ही 373 केल्विन होता है, वो हो जाता है 350.91 के समथिंग, मतलब कि दोनों से ही कम जो सॉल्यूशन जो बनता है, जो नया सॉल्यूशन बनता है, जो नया लिक्विड बनता है, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो दोनों ही कंपोनेंट से कम होता है। तो इसलिए हम पॉजिटिव बॉइलिंग एजियोट्रॉप को ये भी बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स, यानी कि वो एजियोट्रॉप्स जिनका बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम होता है। और सिमिलरली इसी तरीके से जो सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं, सॉल्यूशन दैट शोज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रेयॉल्ड्स लॉ, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रेयॉल्ड्स लॉ, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हम ले सकते हैं HNO3 एसिड, नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर H2O। यहाँ पे अगर देखा जाए तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 373 केल्विन, जो कि सबको पता है, और HNO3 का बॉइलिंग पॉइंट होता है 356 केल्विन। ठीक है, 356 केल्विन, 373 केल्विन। अब इनमें देखने वाली बात यह है कि इनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है या इनका बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है। तो आप सभी बच्चे कहेंगे सर जी पिछले वाले में इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया था और अब इसका बॉइलिंग पॉइंट ऐसा होगा कि नेगेटिव बॉइलिंग एजियोट्रॉप में पक्का इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। अब हम ये भी जानेंगे कि इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ ही क्यों जाता है, मतलब इन दोनों सॉल्यूशन को हमने मिक्स किया तो इसका बॉइलिंग पॉइंट घट क्यों गया, और इन दोनों सॉल्यूशन को हम मिक्स कर रहे हैं तो इनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ क्यों रहा है। तो आगे हम ये सारी चीजें जानेंगे। तो अभी इन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं तो इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ना ही 356 केल्विन रहने वाला है ना ही 373 केल्विन रहने वाला है, इनका बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है 393 केल्विन। मतलब ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ऐसा नहीं है कि मतलब मैं बता रहा हूँ 393, 392, 390 भी हो सकती है, लेकिन ये होता है कि दोनों सोल्यूशन से जो नया सोल्यूशन प्रिपेयर होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट नेगेटिव बॉइलिंग एजियोट्रॉप में ज्यादा होगा। तो इसलिए हम बोलते हैं
हम इसको ये भी बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स, बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव बॉइलिंग एजियोट्रॉप और नेगेटिव बॉइलिंग एजियोट्रॉप में। इसको पहले मैं डिवाइड कर लूँ, काफ़ी अच्छा सा डिवाइड नहीं हो पाया। और पॉजिटिव बॉइलिंग एजियोट्रॉप, पॉजिटिव बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स और नेगेटिव बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। ठीक है, तो पॉजिटिव बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स में क्या हुआ था कि बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया था। अब इसके पीछे क्या रीजन है, पता है क्या होता है? जब मान लो जैसे कि हमारे पास दो सॉल्यूशन है, दो सॉल्यूशन, ए पहला सॉल्यूशन है एफ ए, मतलब ए सॉल्यूशन है, और दूसरा सॉल्यूशन है बी। तो जो ए के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो इंटरेक्शन फोर्स होगी और बी के मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरेक्शन फोर्स होगी, वो सॉल्यूशन में जब मिक्स होते हैं, मिक्स होने के बाद जो एफ ए बी जो बनता है उसकी इंटरेक्शन फोर्स कम हो जाती है। ठीक है, ये मैंने गलत बना दिया, कुछ इस तरीके से होगा कि एफ ए बी जो नया मॉलिक्यूल बनता है उसकी इंटरेक्शन फोर्स कम हो जाती है। तो कम होने का मतलब ये है कि वो मॉलिक्यूल को ढंग से होल्ड नहीं कर पाता, उसके अंदर मॉलिक्यूलर के स्पेस थोड़ा बढ़ जाता है, जिस वजह से पार्टिकल्स लूज हो जाते हैं, जिस वजह से आराम से ये फोर्स, मतलब आराम से मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो सकते हैं, इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट गिर जाता है। इसलिए इनको हम मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स भी बोलते हैं। और सिमिलरली इस तरीके से देखा जाए तो इसमें क्या होता है, एफ ए मान लेते हैं कि ए करके कोई कंपाउंड है और एफ बी नहीं बी कोई कंपाउंड है, और उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं बी जो मॉलिक्यूल बन रहे हैं उनके बीच में जो फोर्स है वो मिक्स होने के बाद, जब सॉल्यूशन में मिक्स हो जाते हैं तो उसके बाद जो फोर्स होती है एफ ए बी, जो नई फोर्स बनती है वो ज़्यादा होती है मॉलिक्यूल्स के बीच के अंदर। मॉलिक्यूल्स के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बनती है वो ज़्यादा होती है, जिस वजह से बॉन्ड टूट नहीं पाता और इसी वजह से बॉइलिंग पॉइंट हाई चला जाता है नेगेटिव बॉइलिंग एजियोट्रॉप में। तो अब तो समझ में आ ही गया होगा कि मतलब पॉजिटिव बॉइलिंग एजियोट्रॉप में दो सॉल्यूशन मिक्स करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों हो जाता है, और नेगेटिव में जब हम एसिड को और वाटर को मिक्स करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ के हो जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया। और अब बात कर लेते हैं नॉर्मल सी बातें, कि मतलब प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं कि एजोट्रोपिक सॉल्यूशन की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। और बाकी हमने डिफरेंस तो देख ही लिया कि पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है। पॉजिटिव वही होता है जो कि पॉजिटिव बॉइलिंग एजियोट्रोप्स वही होते हैं जो कि पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं रेयोल्ट्स लॉ से। नेगेटिव बॉइलिंग एजियोट्रोप होते हैं जो कि नेगेटिव बॉइलिंग पॉइंट दिखाते हैं, नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं रेयोल्ट्स लॉ से। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रॉपर्टीज के ऊपर कि प्रॉपर्टीज क्या है एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन की। प्रॉपर्टीज मेरे साथ साथ ही नोट कर लिया करो, ताकि बाद में कहीं ऐसा ना हो कि कहो कि सर नोट्स दे देते वो तो अच्छा रहता। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं भी तो तुम्हारे साथ ही लिख रहा हूँ। प्रॉपर्टीज ऑफ एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन। बाकी टेंशन मतलब, नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो नहीं लिख पाया है अभी तक तो भाई इस वीडियो में तो पीडीएफ से लिख लो, लेकिन आगे जितने भी सीरीज कंटिन्यू करूंगा मैं तो साथ साथ ही नोट्स बनवाता हूँ। तो इतना फास्ट भी नहीं लिख पाता कि तुम ऐसा हो कि तुम पहले लेक्चर देखो फिर नोट्स के लिए टाइम वेस्ट करो, तो इसलिए मेरे साथ साथ ही नोट कर लिया करो। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एजोट्रोपिक सॉल्यूशन पे आते हैं। ठीक है, और सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि एजोट्रोपिक सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन सेम रहती है लिक्विड और वेपर फेज में। ठीक है, इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लो जैसे कि हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है, ये लिक्विड स्टेट में है यहाँ पे और ये वेपर स्टेट में आ गया।
वेपर स्टेट में आने के बाद भी लिक्विड की कंसंट्रेशन सेम ही रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि कोई सॉल्ट सॉल्यूशन मतलब बीकर में रह गया और जिसकी वजह से वेपर स्टेट में जाने के बाद कंसंट्रेशन चेंज होगी, ऐसा कुछ नहीं होता। जो ये लिक्विड बनता है दो सॉल्यूशन को मिलाने के बाद, जो नया प्योर लिक्विड बनता है वो कभी भी सेपरेट आउट नहीं हो सकता। इसको हम अगली प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे। पहली प्रॉपर्टी लिख लो, ठीक है। इन एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन, इन एजियोट्रोपिक solution concentration is same in liquid and vapor phase। ठीक है। सेकंड, जैसा कि मैंने बताया, इट इज इम्पॉसिबल or we cannot separate out components of azeotropic solution by fractional distillation। दो ही एल आएगा, ये तीसरा फालतू लगा दिया मैंने। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। ठीक है। तो इस लाइन से क्या समझ में आता है कि ये इम्पॉसिबल है या फिर हम सेपरेट नहीं कर सकते कंपोनेंट्स, एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से या किसी भी मेथड से। तो इसमें ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मान लो जैसे कि आपने H2SO4 और वाटर को मिक्स कर दिया, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से इसको सेपरेट करना इम्पॉसिबल ही है। तो इसलिए इसको ऐसा कहा जाता है कि मतलब ऐसा नहीं कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड के थ्रू आपने जो ये नया प्योर लिक्विड बना है इसमें से वाटर अलग कर लोगे, एसिड अलग कर लोगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है। तो अब आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ। थर्ड प्रॉपर्टी ये कहती है एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन will behave as a pure liquid and not as a solution। ये बात मैंने पहले भी बताई थी कि एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन एक प्योर लिक्विड की तरह बिहेव करता है, ना कि सॉल्यूशन की तरह जिसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट को हम अलग अलग कर सकते हैं। तो ये एक प्योर लिक्विड की तरह बिहेव करता है। ठीक है। और अब आ जाते हैं चौथी प्रॉपर्टी क्या कहती है। एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन will behave as constant boiling point। मतलब इसमें वही बात बताई गई कि जैसा कि हमने देखा था कि वाटर जो था 373 केल्विन पे बॉईल होता था और जो हमारा अल्कोहल था वो अराउंड 351 या 350 केल्विन पे होता था। तो इसका एक कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट होता है। और अब आ जाते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी पे, जो ये कहती है कि एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, जिसको हम पॉजिटिव डेविएशन से बोलते हैं, या बोलते हैं कि पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रेनॉल्ड्स लॉ जो दिखाते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। ठीक है। तो ये हो गए हमारे चार प्रॉपर्टीज। पांचवी प्रॉपर्टी मतलब वो मैंने शुरू में ही बता दी थी कि मतलब पॉजिटिव डेविएशन जो दिखाते हैं वो पॉजिटिव बॉइलिंग एजियोट्रोप्स होते हैं।
और जो नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं वो नेगेटिव बोलिंग एजियोट्रोप्स होते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और कोई भी क्वेरी होगी आपके मन में या आपको कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट डाउन कर देना, ताकि मैं अगले वीडियो में एक इन द हिंट या 1 मिनट के लिए स्टार्टिंग में ही समझा सकूं और आपका डाउट क्लियर हो जाए, डाउट ना रहे। और ऐसे मैंने वीडियो में जितने भी टॉपिक्स थे क्लियरली समझाए हैं, तो ऐसा कोई डाउट मेरे ख्याल से नहीं रहना चाहिए। और तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जितना भी मैंने नोट्स कराया इसको एक बार प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा, क्योंकि एट द एंड अगर आप प्रैक्टिस लिख के खुद लिख के नहीं देखेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। आपने एक बार लिख लिया, लिख के रख दिया और साइड कर दिया कि हाँ भाई अब बस हो गया। तो इसलिए नोट्स को, चीज़ों को, क्वेश्चन को बार बार सॉल्व करके देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, और जब भी हो पाएगा। और वरना तो एक बार आप लिखोगे और फिर भूल जाओगे कि सर जी ये क्या बताया था आपने, अब तो याद ही नहीं आ रहा। और जो मैंने फॉर्मूला ये बताया, डेल्टा टीबी का जो फॉर्मूला बताया, इसको रट लेना, क्योंकि क्वेश्चन में पेपर में सीबीएसई बोर्ड के पेपर में 3 नंबर का एक क्वेश्चन आता ही है। इन द सेंस मैं ये भी बताना चाहूँगा कि मेरे भी पेपर में आया था और आने वाले पेपरों में भी आता ही है, थोड़ा बहुत घुमा देगा, एक आधी वैल्यू ऊपर नीचे कर देगा, वैल्यू चेंज कर देगा, सॉल्यूशन के नाम चेंज कर देगा, बस यही। लेकिन फॉर्मूला मेन वही लगना है, आपको गिवन वैल्यूज पुट करनी है, आंसर निकालना है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगली जो वीडियो होगी उसमें हमारा एक लास्ट टॉपिक रह गया है जिसे हम वांट ऑफ फैक्टर के नाम से जानते हैं, और काफ़ी बच्चे इसका नाम सुन के डर भी जाते हैं, वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ फैक्टर। तो अगली वीडियो जो होगी उसमें इसको कवर करेंगे, उसके बाद हमारा ऑलमोस्ट चैप्टर ख़त्म ही हो जाएगा, मतलब एज अ थियोरेटिकल पार्ट। और मैंने काफ़ी सारे न्यूमेरिकल भी साथ ही में करा दिए थे, तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। और एक और लास्ट एट द एंड फाइनल में इस सेशन का फाइनल वो रख दूंगा कि मतलब जो हमारी ये सीरीज चल रही है, सॉल्यूशन चैप्टर की जो सीरीज चल रही है, उसमें हम 10 से 15 न्यूमेरिकल क्लास में ही सॉल्व करेंगे, ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो, और मतलब जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है वो और बेहतर तरीके से समझ सके और इंटरेक्ट कर सके। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।